Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar, where today I am here for the discussion of IB ACIO previous year paper discussion of English language. हाल ही में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर द एसीआईओ पोस्ट और वहां पे 3717 वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन आया है और काफी सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूजन में है कि क्या हम ये फॉर्म भरे या ना भरे। मैं बैंकिंग की तैयारी करता हूँ, क्या ये मेरे लिए है, या मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। ऐसे सवाल अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो जस्ट we'll have a look at the previous year paper questions जो पूछे गए थे और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप में से कौन ये फॉर्म भर सकता है। So let's quickly move on to the topics or the questions that were asked in the previous year paper. So last year यानी कि 2024 में 17 जनवरी को ये पेपर अलग अलग शिफ्ट्स में हुआ था। उसके अलावा एक और दिन हुआ था, बट 17 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था मैं उसी का एनालिसिस लेके आया हूँ। ऑल द क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स मैंने लिखे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे हैं वो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में सेम था। सो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब जो भी फर्स्ट शिफ्ट में आ रहा है नॉर्मली वही आपको बाकी शिफ्ट में भी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। सो वी हैव एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग एक ऐसा टॉपिक जो कि बैंक एसएससी दोनों में ही आता है। सेंटेंस अरेंजमेंट पीक्यूआरएस बेस्ड है, जिसमें कि ऑल्दो इसमें बैंक और एसएससी दोनों का मिक्सचर आपको देखेगा। दो क्वेश्चंस थे जिसमें से एक बैंकिंग टाइप का था जहां पे 6 सेंटेंसेस थे और उनको अरेंज करना है, और एक पीक्यूआरएस फॉर्मेट में था जहां ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस दिया हुआ है। इसके अलावा एक ऑड वन आउट भी आया था जो बैंकिंग में आता है नॉर्मली। देन वी हैव इडियम्स इन कॉन्टेक्स्ट, ऑल्दो इडियम डायरेक्टली भी पूछा है और कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा है। डायरेक्टली पूछा जाता है एसएससी में और कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है बैंकिंग में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ है मैच द फॉलोइंग के रूप में, मैच द कॉलम्स के रूप में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब आता है नॉर्मली एसएससी में आता है, बट मैच द कॉलम फॉर्मेट में आया है जो कि बैंकिंग का क्वेश्चन है। उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स डायरेक्टली भी पूछे हैं और कॉन्टेक्स्ट में भी पूछे हैं। क्लोज टेस्ट आया हुआ है। उसके साथ साथ सेंटेंस फिलर, यानी कि ये तो इनफैक्ट बैंकिंग भी क्या है, ये वैसे कैट का क्वेश्चन है। कैट में ऐसा आता है कि एक सेंटेंस दिया रहता है और एक पूरा पैराग्राफ दिया है जहां आपको बताना है कहाँ वो फिट होगा। ऑल द लेवल इजी है, कठिन नहीं था। उसके अलावा एक प्रोवर्ब जो कि इडियम का ही पार्ट मान सकते हो, तो एक क्वेश्चन उसका है। तो सबसे ज्यादा वेटेज वाइज सिनोनिम्स एंटोनिम्स। देन वी हैव 4 क्वेश्चंस ऑफ एरर स्पॉटिंग, 3 क्वेश्चंस ऑफ इडियम्स इन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप उसको प्रोवर्ब को भी मिला के तो 4 हो जाएगा। उसके अलावा 2 क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन जिसमें वैसे तो 4 फिल करना है बट चारों को एक साथ ही फिल करना है, और बाकी सब 1 मार्क्स ईच। तो ये है पूरे पेपर का एक यू कैन से डिस्क्रिप्शन या एग्जाम एनालिसिस जो जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड आई कैन कंक्लूड कि चाहे आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है या एक बार कोई भी एग्जाम दिया है, तो यू बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस आईबी वाला एग्जाम। ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए दोनों एस्पिरेंट्स डेफिनेटली अपीयर कर सकते हैं, बिकॉज सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो या तो बैंक में या एसएससी में आते हैं। सो बेसिकली एवरीवन कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स और जिसने इंग्लिश पूरा का पूरा प्रिपेयर कर रखा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर द क्वेश्चंस डिस्कशंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो आया है वो आया है एरर स्पॉटिंग का, जहां लिखा है आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही हैज सेड ऑल दिस येट इट पुट्स हिम इन अ बैड लाइट। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही हैज सेड ऑल दिस। येट नहीं होगा। येट का मतलब होता है एक तरह से फिर भी, जो ऑल्दो के साथ आए तो ज्यादा सही रहता है इफ इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कंजंक्शन। यहाँ बट आना सही रहेगा कि मुझे नहीं पता उसने क्यों ये सब बोला है, लेकिन इससे वह बुरा बन गया तो इट पुट्स हिम इन अ बैड लाइट। यहाँ बट चाहिए, येट नहीं। तो दिस शुड बी द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो अपना सेंटेंस अरेंजमेंट का है, या मैं कहूंगा ये पैराजंबल्स टाइप का है। लेट्स सी, एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन जब दिखे आपको स्किप करना है, पहले बाकी क्वेश्चंस कराओ फिर इस पे आप आ जाना, इसको मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करके जाना, सो दैट आपका टाइम, वैल्यूएबल टाइम बच जाए, एल्स इसको आपको सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, दे हैड एस्केप्ड द डार्क वर्ल्ड एंड वर एनवेलप्ड इन अ dazzling white light which almost blinded them। दे हैड एस्केप, कौन दे पता नहीं। ओके, उसके अलावा ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड देम ये भी नहीं पता कि कौन है। सो लेट्स सी, हमें इंट्रोडक्शन ढूंढना है पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
the fountain of immortality sprung before them, from which they collected the elixir in a large conch shell. Again, the fountain of immortality sprung before them. Them मतलब फिर से कोई लोग हैं जिनके बारे में बात हो रही है. From which they collected, फिर से they लगाए the elixir in a large conch shell. Then लिखा है the next moment the boys found themselves floating over misty clouds. देखा जाए तो द नेक्स्ट मोमेंट की बात भी तभी हो जब कुछ हो चुका है, उसके बाद हम बोले द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड. यहाँ ऑल्दो दे देम की जगह द बॉयज है, मतलब कोई बॉयज की बात हो रही है. जो यहाँ दे या देम के बारे में बात हुई है वो किसी बॉयज की बात हुई है. कौन से बॉयज है, अगर उसका हमें मिल जाए तो वी कैन बी श्योर कि वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है. दे गेव हिम सम एलेक्सर फ्रॉम द शेल एंड ही इमीडिएटली एक्वायर्ड एन एथेरियल फॉर्म. Again they gave him some elixir from the shell and he immediately, he कौन, again he भी पता करना पड़ेगा अपन को. ठीक है कि he immediately acquired an ethereal form, ये कौन है. It was then that they saw the formless one before them. It was then that they saw the formless one before them. Before them again वही है. ओके, और फॉर्मलेस वन, शायद ये फॉर्मलेस वन की बात जो है वही ही के लिए, उसी के लिए ही यूज किया गया है. There was bliss and tranquility around them. Oh my God. तो बेसिकली देखे तो ये पहली बार में पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट या फर्स्ट स्टार्टिंग सेंटेंस लायक तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे दे देम वगैरह की बात है. अगर कुछ लग रहा है तो वो यही है, द बॉयज वाला. और सवाल उठता है सर द नेक्स्ट मोमेंट लिखा है तो ये कैसे हो सकता है. तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि वी डू नॉट नो दैट whether the examiner has took up the paragraph from the very beginning of a passage और कहीं बीच से उठाया है, और ये बीच से उठाया हुआ लग रहा है. लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग में आने की संभावना लग रही है वो केवल और केवल थर्ड लग रही है मुझे. सो द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर मिस्टी क्लाउड्स. तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है, वो सब दे देम जिसके लिए लगा है उसका, द बॉयज का. तो 3 पहला होना चाहिए. ऑप्शन में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ये 6 और 5 स्टार्टिंग में है, which I don't think so. There was bliss and tranquility around them. कौन them नहीं पता. और फिफ्थ बीट वॉज देन, वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला. अब श्योर है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है. नेक्स्ट देखते हैं. द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग अराउंड मिस्टी क्लाउड्स. ओके, दे हैड एस्केप्ड द डार्क वर्ल्ड एंड वर एनवेलप्ड इन अ dazzling white light which almost blinded them. हो सकता है. उसके अलावा अगर हम देखें तो द फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल नहीं. द नेक्स्ट मोमेंट, ओके, इसमें और पेयरिंग अगर हो सके, आई गेस एक पेयरिंग हमने की है कि इट वाज देन दैट दे सॉ द फॉर्मलेस वन बिफोर देम. they gave him some elixir. तो बेसिकली him 5 के बाद ही 4 आएगा. 5 के बाद ही 4 आएगा. यहाँ 5 के तुरंत बाद 4 है जो इसको ज्यादा अच्छे से ले जा रहा है एज कम्पेयर टू 5 3 के तुरंत बाद लेके. अगर हम 5 ले भी ले, नहीं, इट वॉज देन दैट दे सॉ द, नहीं 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 नहीं, इट वॉज देन. ये देन भी अगर हमें समझ में आ जाए कि देन किसके लिए लगा है, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ओके, और वैसे भी इट वॉज देन दे सॉ ये, और उसके अलावा गेव सम एलेक्सर, जब तक एलेक्सर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जो कि यहाँ हुआ है 2 में, कलेक्टेड द एलेक्सर. तो बेसिकली सेकंड वाला जब तक नहीं आता तब तक वो 5 पर आ नहीं सकता, तो 5 पहले आएगा नहीं. तो दिस इज डैम श्योर आंसर शुड हियर बी ऑप्शन 2. इस वे में आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. बट आई हैव अ सजेशन, अ क्विक सजेशन, कि जब आपका आंसर इस वे में एलिमिनेशन से आ जाए तो बस इसको एक बार पूरा पढ़ लो. 3 1 6 2 5 4 एक बार अच्छे से पढ़ लो. The next moment, the boys found themselves floating over misty clouds. Okay, they had escaped the dark world and were enveloped in a dazzling white light which almost blinded them. Fine. Then उसके बाद there was bliss and tranquility around them. बढ़िया. The fountain of immortality sprung around them. Yes, sprung before them, from which they collected the elixir in a large conch shell. Then we can move on to the fifth one. It was then that they saw the formless one before them, and they gave him some elixir from the shell, and he immediately acquired an ethereal form. Perfectly fit हो रहा है. Answer should definitely be option 2. 2 is the correct answer. Okay, next question देखते हैं. अब ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन है. idiom, which of the following statements correctly use the idiom pour oil on troubled waters by substituting the underlined words. ये idiom केवल नहीं है, idiom इन कॉन्टेक्स्ट है. कॉन्टेक्स्ट में आपको पता करना है कहाँ पे idiom सही यूज हुआ है. So let's see. So which of the following statements correctly use the idiom put oil on troubled waters. पुट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स क्या होता है, पहले तो इस इडियम को समझते हैं. पुट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब एक तरह से होता है क्या, कि किसी चीज को शांत करवाने की कोशिश करना. बेसिकली इस इडियम का ओरिजिन अगर मैं बताऊं तो ओरिजिन क्या है, कि पहले के जमाने में जब सेलर्स सेल करते थे थ्रू द सी रूट,
तो उस समय कई बार ऐसा होता था कि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता था, मतलब वेव्स बहुत ज्यादा आ गई, टाइड्स वगैरह आ गई। तो टाइड्स या पानी जब वो उनकी बोट या शिप जो भी है वो कहीं ना कहीं उससे हिलने लगती थी, तो ऐसा कहा जाता था कि वो लोग ऑयल डाल देते थे, ऑयल होने से वो जो पानी है वहां का वो स्टेबलाइज हो जाता था, वो ज्यादा हिलता डुलता नहीं था। तो पुटिंग ऑयल ऑन का यू कैन से ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब ये किसी चीज को शांत करवाना। तो नाउ लेट्स सी कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि शांत करवाने की बात कर रहे हैं। इट इफ यू अननेसेसरली इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स you will suffer yourselves. If you unnecessarily interfere in others affairs, you will suffer yourselves. नहीं, ये तो interfere in others affairs इसका तो सेंस नहीं बनता। Next, fed up with frequent strikes, the management decided to deal with the situation decisively. Again, dealing with the situation decisively doesn't you can say align with the pour oil on troubled waters idiom. उसके अलावा the government ordered a judicial inquiry into the communal riots in a bid to pacify the situation. Yes, in a bit to pacify the situation. Pacify मतलब calm down करना. Yes, definitely this can be one of the answers. Calm down करने के sense में. Okay. Or from his behavior, it is obvious that someone has prejudiced him against me. तो prejudice मतलब biased basically होना, वो भी इधर sense नहीं बनाता. Answer should be C. Only statement C uses the idiom correctly, so definitely answer is option 2. Second वाला यहाँ पे correct रहेगा. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बट मैच द कॉलम वाले फॉर्मेट में आया है। सो बेसिकली एन एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स, कॉनश्योर नहीं, एल्मेनेक, ओके, यूटोपिया एंड फिलिस्टीन। वर्ड्स अच्छे अच्छे दिए वैसे, ठीक है, रेगुलर डे वर्ड्स नहीं है सिवाय कॉनश्योर के, विच आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ। कॉनश्योर मतलब एक्सपर्ट इन सम फील्ड, स्पेशली फूड वगैरह उस सेंस में होता है। वन हु इज अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट, यस वही होगा, ठीक है, एक्सपर्ट या जज इन एनी आर्ट, स्पेशली culinary आर्ट। तो ऐसे में बी कैन बी कॉनश्योर, बी का वन हो सकता है। वन हु डज नॉट अप्रिशिएट आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, ओके, एंड एन आइडियली परफेक्ट स्टेट। मैं कहता हूं अगर आपको कुछ नहीं पता और बी का वन श्योर हो तो भी आपका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। आंसर आ गया, आंसर हो जाएगा A2B1C4D3। हार्ड वर्क करना जरूरी है एग्जाम के पहले, बट एग्जाम में स्मार्ट वर्क है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करवा के देगा। Always keep this in mind. Hard work is necessary whenever you are dealing, when you are practicing. But hard work accompanied by smart work will help you crack any goal जो भी आपने अपने लाइफ में सोचा हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें इसमें एक बात और है, एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, इसका मतलब होता है एल्मेनिक। एल्मेनिक मतलब हिंदी में आपने सुना होगा पंचांग, है ना, पंचांग सुना होगा। तो पंचांग जो होता है वो आपका होता है कि एक ऐसा एनुअल कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम्स रहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल वे में। उसके अलावा हु डज नॉट अप्रिशिएट आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, उसको फिलिस्टीन बोला जाता है। ऑल्दो फिल इज अ रूट वर्ड फॉर लव, बट यहाँ पे वन हु डज नॉट अप्रिशिएट आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक वो हो जाता है फिलिस्टीन। एंड एन आइडियली परफेक्ट स्टेट वो होगा यूटोपिया। यूटोपिया दो वर्ड से मिलके बना है, एक ओयू और एक टोपस, ओके, ओयू और टोपस। ओयू का मतलब बेसिकली आ जाता है किसी सेंस में जैसे नो का सेंस जो देता है, और टोपस का मतलब हो जाता है कुछ ऐसा जो यू कैन से प्लेस के सेंस में आता है, ओके, नो और प्लेस, तो नो प्लेस। एंड आइडियली परफेक्ट स्टेट मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो कि परफेक्ट है। अब परफेक्ट की बात अगर हम करें तो डेफिनेटली कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है ना, इसलिए नो प्लेस उस सेंस में परफेक्टली फिट हो जाता है। ओके, तो द आंसर हियर इज व्हाट, आंसर हियर इज यूटोपिया फॉर ऑप्शन डी। तो D3 हो जाएगा, D3 यस। C4 हो जाएगा फिलिस्टीन यहाँ पे, वो भी आंसर हो गया, और A2 दैट्स द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला वाला क्वेश्चन कहता है क्या, बेटर लेट देन नेवर भी एक प्रोवर्ब है। बेटर लेट देन नेवर हिंदी में एक आपने कहावत सुनी होगी, दुर्घटना से देर भली, है ना, दुर्घटना से देर भली, बिल्कुल समझ लो उसी का इक्विवेलेंट है बेटर लेट देन नेवर। तो उसी फॉर्मेट में ये चीज आती है। इट इज गुड टू बी क्लीन, गॉड इज क्लीन एंड यू शुड बी टू, नो वे। इट इज बेटर टू फिनिश समथिंग लेट than to never do it at all, तो ये एक हो जाएगा। yes definitely the answer। people who are similar spend time together, तो ये भी नहीं जाएगा। और don't make someone angry or hurt someone who is helping, no way, answer should be what, option 2।
नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे क्या, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है यस, दिस इज द ऑड वन आउट सेंटेंस। नॉर्मली ये बैंकिंग में आता है, बट देखते हैं कैसे डील करना है। तो ऑड वन आउट इज ऑल अबाउट, जैसे बचपन में आपने गेम खेला होगा ऑड वन आउट का कोई भी, बस उसी तरह से आपको इसको डील करना है, जिसमें व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज कि आपको उसमें से जो भी सेंटेंस अलग बात कर रहे हैं उसको अलग निकालना है। ओके, अ न्यू एनालिसिस has determined that the threat of global warming can still be greatly diminished if nations cut emissions of heat-trapping greenhouse gases by 70% this century। तो एक नया एनालिसिस आया है जिसने ये डिटरमाइन किया है कि जो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग का वो ग्रेटली डिमिनिश हो सकता है इफ नेशंस कट एमिशंस ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस बाय 70% दिस सेंचुरी। बात कुछ ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट की हो रही है, लेकिन एक एनालिसिस है जो कि कह रहा है कि उसको कम किया जा सकता है अगर हम एमिशंस कट करें। ठीक है, with research showing that additional warming of about 1 degree Celsius may be the threshold for dangerous climate change, the European Union has called for dramatic cut in emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases। अभी ये दोनों को अगर हम सही मानते हुए चले तो बात एक तो ग्लोबल वार्मिंग की हुई है और एक एमिशंस कट करने की हुई है, जहां पे इधर भी कट इन एमिशंस की बात की है और यहाँ भी क्लाइमेट चेंज की बात या ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई है। ओके, the most dangerous potential aspects of climate change include massive losses of Arctic Sea and permafrost। यहाँ भी climate change की बात तो हुई है, बट यहाँ कुछ बात अलग हो रही है। most dangerous potential aspects of climate change include, तो जो potential aspects होते हैं climate change के उसमें क्या क्या आता है, आर्कटिक सी आइस और परमाफ्रॉस्ट। ओके, तो ये थोड़ा अलग है। दिस रिसर्च इंडिकेट्स, यहाँ भी रिसर्च ही थी और अ न्यू एनालिसिस मतलब ये भी रिसर्च ही था, है ना, ये भी रिसर्च था, बट इधर रिसर्च नहीं है कुछ। ओके, दिस रिसर्च इंडिकेट्स दैट वी कैन नो लॉन्गर अवॉइड significant warming during this century, said NCAR scientist Warren Washington, the study paper's lead author। तो यहाँ भी रिसर्च की बात हुई है, यहाँ भी रिसर्च और एनालिसिस मतलब भी रिसर्च ही। ठीक है, थर्ड वाले में बात कुछ और हो जा रही है, वहां कट डाउन करने की बात हुई है कि कैसे कट डाउन करने से ऐसा रोका जा सकता है, लेकिन अवॉइड करना इतना ही पॉसिबल नहीं है, बट वो एक अलग ही दुनिया में कुछ ले जा रहा है। ऑप्शन सी शुड बी द ऑड वन आउट। ओके, ऑप्शन सी इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पुलेंट, जिसका ऑपोजिट पूछा है। कॉर्पुलेंट क्या है, कॉर्पुलेंट बेसिकली कॉर्पस वर्ड से आता है, कॉर्पस, और उसके अलावा यूलेंटस, बेसिकली यूलेंटस। ओके, सो कॉर्पस मतलब होता है बॉडी। ओके, बॉडी, बल्कि बॉडी, बेसिकली यूलेंटस का मतलब है बल्कि के सेंस में जाएगा, तो बल्कि बॉडी मतलब फैट। ओके, फैट के लिए यूज किया जाता है। और एंटोनिम पूछा है, फैट का अपोजिट हो जाएगा स्लिम। डेफिनेटली द answer slim is the correct choice for corpulent, antonym of corpulent। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। He has been read through the archives to research his article on the town's history। तो ये एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। He has been read through या he has been read through नहीं, he has been reading through होना चाहिए। has been लगा है तो वो ing फॉर्म में आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो he has been reading through the archives to research his article on the town's history। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन 4 मार्क किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला केस। देखते क्या है। द एक्ट ऑफ लुकिंग इनटू वंस माइंड। ओके, हैलुसिनेशन, नॉट एक्चुअली, क्योंकि वो नेगेटिव होता है हैलुसिनेशन। रेवरी, नो। इंट्रोस्पेक्शन, यस, इंट्रो मतलब होता है अंतर और स्पेक्शन मतलब इंट्रोस्पेक्शन, दर्शन, अंतर दर्शन। द एक्ट ऑफ लुकिंग इनटू वंस माइंड डेफिनेटली कैन बी द आंसर। ए का 3 होना तय है। दो ऑप्शंस है कन्वेइंग द सेम थिंग। ओके, प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस एट रिकॉलिंग हैप्पी मोमेंट्स इन द पास्ट। ये तो आजकल बहुत कॉमन है। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक हम बोलते हैं कुछ ऐसा जो बचपन का हमें कुछ याद आ जाता है। प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस, प्लेजर इसलिए क्योंकि वही चीज हमें याद आ रही है। उसके अलावा अगर हम कहें सैडनेस, सैडनेस इसलिए क्योंकि अगर हम वापस उस चीज को जी नहीं सकते रियल टाइम में, और इसलिए हैप्पी मोमेंट्स को हम याद करते हैं, ऐसा करते हैं नॉस्टैल्जिया। A false perception of things that do not really exist, ये है hallucination। and a state of absent-minded daydreaming, daydreaming, reverie means daydreaming ये होता है। तो ये हो जाएगा डी का 2, डी का 2। yes, here we have the answer। थर्ड वाला करेक्ट होगा, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव, ये सिनोनिम का क्वेश्चन है। करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग मतलब एक तरह से मीनिंग बताना है, सिनोनिम टाइप भी मान सकते हो, लेकिन कंक्लूजन बताना है। एसएससी बैंक मिक्स्ड। ओके,
सो द ट्रेड एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है बैन, मोस्ट प्रोबेबली अ टेम्पररी बैन ऑन ट्रेड। तो ऐसे में द ट्रेड एम्बार्गो, ट्रेड बैन has impacted export revenue, इसका कंक्लूजन बताना है। द न्यू ट्रेड लॉज हैव exempted गुड्स फ्रॉम ड्यूटी, नहीं, ट्रेड लॉस की बात नहीं हो रही है, ट्रेड बैन की बात हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। ट्रेडिंग इन सर्टेन गुड्स हैज बीन टेम्परली स्टॉप्ड, यस डेफिनेटली। द गवर्नमेंट ऑर्डर हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड विद सम कंट्रीज, रिस्ट्रिक्शन ट्रेड, ठीक है, हो जाएगा ये भी। एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड आफ्टर साइनिंग ऑफ न्यू ट्रेड ट्रीटीज, नो वे। तो सेकंड और थर्ड दोनों सही लग रहा है, ऑप्शन है क्या ऐसा, यस डेफिनेटली है। द आंसर हियर शुड बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज नून अप्रोच सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू एंड ब्रांचेस, बात ही खत्म, थ्रू द ब्रांचेस होगा, एंड वॉवल साउंड लेता है, ब्रांचेस इज नॉट एट ऑल अ वॉवल साउंड। कास्टिंग डैपल्ड पैटर्न्स ऑन द कॉबल स्टोन पाथ, सही है, द ब्रांचेस, यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी मार्क्ड एज द करेक्ट चॉइस। ये तो आर्टिकल का बेसिक सा एरर था। ओके, ये तो आई गेस कोई भी गलत नहीं करेगा। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम अ प्रोडिगल ऑफ हिज फॉर्च्यून। प्रोडिगल का मतलब होता है कुछ ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत खर्चीला हो, ठीक है, जो बहुत खर्चीला हो। ध्यान रखना, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड प्रोडिजी। ज्यादातर चाइल्ड प्रोडिजी आपने सुना होगा। चाइल्ड प्रोडिजी मतलब एक एक्सेप्शनल टैलेंट, जो बचपन में ही कोई ऐसा टैलेंट हो, जैसे शंकर महादेवन जी थे, जो कि अपने आप में चाइल्ड प्रोडिजी थे, शुरुआत से ही, बचपन से ही उनको गाना वानों का शौक था, तो ऐसे में बोला जा सकता है, वो अलग होता है। बट प्रोडिगल जब आ रहा है तो दैट मीन्स खर्चीला टाइप का, ठीक है, खर्चीला टाइप का उसको बोलते हैं, खर्चीला टाइप का, दैट इज व्हाट प्रोडिगल मींस। ही गेन्ड विजडम एंड स्पेंड मनी कॉशियसली, उल्टा हो गया, मीनिंग ही बताना है ना, यस। बीइंग द ओनली है, द ही इनहेरिटेड ऑल हिज फादर्स वेल्थ, नहीं, एकमात्र अगर वही वंशज था उसका और क्लियर, नहीं, वो अलग चीज हो गई। ही स्क्वांडर्ड हिज वेल्थ रेकलेसली एंड लॉस्ट ऑल ही हैड, यस वही है खर्चीला। he assumed the responsibility of increasing his father's fortune, नहीं, answer should be only 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज अ बिट ट्रिकी, इफ यू हैव हर्ड द वर्ड प्रोडिजी एंड यू नो द मीनिंग, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है, इक्विवोकल। इक्विवोकल, इक्वी मतलब पता ही होगा, इक्वल वाला, और वोकल मतलब वीओसी आ रहा है तो बोलने के से रिलेटेड रहेगा। तो कोई ऐसा जो बोल रहा है लेकिन दोनों परसेप्शन को जो है बेसिकली इक्वल वेग दे रहा है, तो ऐसे में होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति दोनों साइड्स ले रहा है, दोनों साइड्स लेने से वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डाउट क्रिएट करेगा। तो यूनानिमस एक मत होना नहीं हो सकता। ऑक्लूड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट या ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट लिखा है ये नहीं। एम्बिगस, यस एम्बिगस का मतलब होता है डाउट, ठीक है, डाउटफुल केस, तो ऐसे में डाउटफुल दैट कैन बी द करेक्ट चॉइस, एम्बिगस, क्योंकि इक्विवोकल का मतलब है समथिंग दैट इज ओपन टू मोर देन टू इंटरप्रिटेशंस, एंड एम्बिगस का भी मतलब वही है, समथिंग ओपन टू मोर देन टू इंटरप्रिटेशन, तो वो हो जाएगा आपका एम्बिगस, दैट इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव पीक्यूआरएस, लेकिन इसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया है, ओपनिंग सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिया है। अगेन आई विल सजेस्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखे और मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना, पहले बाकी कर लेना, फिर आके इसको अटेम्प्ट करना। सो born on October 5, 1983 in Los Angeles, California, Emma Stone's journey in the entertainment industry began at a young age, ये ओपनिंग सेंटेंस है। और today Emma Stone stands as a respected figure in the film industry, celebrated for her versatility and contributions to the world of cinema. अगर देखा जाए तो पहले बॉर्न, उनके बर्थ की बात हुई है एमा स्टोन की, ओके, और उसके बाद उनके यू कैन से प्रोलिफिक करियर अचीवमेंट्स की यहाँ पे बात हुई है। सो पहले बॉर्न हुए, फिर उसके बाद या तो अर्ली लाइफ होगी या करियर कैसे स्टार्ट हुआ वो। व्हाइल अटेंडिंग लोकल थिएटर क्लासेस, स्टोन डिस्कवर्ड हर पैशन फॉर एक्टिंग एंड सून स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर वेरियस रोल्स, ओके। डिस्पाइट फेसिंग इनिशियल रिजेक्शन, रिजेक्शन कब होगा, जब आप ऑडिशन दोगे, है ना। Stone's determination and talent eventually landed her a breakthrough role in the comedy Superbad. ओके, तो ये बाद में ही होगा, पहले ये होना चाहिए जब तक क्यों नहीं आता तब तक पी नहीं, या जब तक पी नहीं आता तब तक क्यों नहीं आ सकता, पी के बाद ही क्यों आएगा, चाहे तुरंत बाद हो चाहे बाद में हो। क्यू पी नहीं हो सकता, पी क्यू हो सकता है, क्यू पी नहीं हो सकता, पी क्यू हो सकता है, दो ही ऑप्शन बचे, ठीक है। Stone's career skyrocketed as she garnered critical acclaim for her performances in movies like The Help and La La Land, earning her an Academy Award for Best Actress. तो ऐसे में ये तो अवार्ड तक बात पहुंच गई, मतलब ये बाद में ही आना है, तुरंत तो नहीं, तो आर से स्टार्ट नहीं हो सकता,
ओके दिया भी नहीं है, एक ऑप्शन था वो अपन ने पहले हटा दिया है। इंस्पायर्ड बाय द लाइक्स ऑफ मेरिल स्ट्रीप, स्टोन कंटिन्यूड होनिंग हर क्राफ्ट एंड एक्सप्लोरिंग डाइवर्स रोल्स, सॉलिडिफाइंग हर स्टेटस एज वन ऑफ हॉलीवुड्स लीडिंग एक्ट्रेसेस। अगेन ये सॉलिडिफाइंग तब होगा जब पहले कुछ स्टार्ट किए, तो जब तक पी और क्यू नहीं आता, रिजेक्शन वगैरह नहीं होते, तब तक एस नहीं आएगा। तो पी क्यू के बाद ही एस आएगा, एस पहले नहीं आ सकता, बात खत्म, ओवर एंड आउट, आंसर इज पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, अपने आप ही आंसर फिट हो गया। So that's the correct choice. Next question है, we'll have to spend a few hours journeying down in a bus which is bound to take its toll. Okay, we'll have to spend a few hours, कुछ घंटे तो बिताने पड़ेंगे, ठीक है, few hours नहीं होगा, ना के बराबर नहीं, the few भी नहीं हो सकता। We'll have to spend a few hours doing something, तो ये भी ठीक है, spend some hours doing something, ing form, journeying down in a bus, okay, journeying down in a bus, ये एक पूरा phrase ही हो गया। Which is bound to take its toll, मतलब take its toll एक idiom होता है जिसका मतलब होता है to have adverse effects, तो अगर कुछ घंटे बिताएंगे तो हो सकता है पीठ वगैरह दर्द होने लगे, इससे बोला है। सेंटेंस मुझे वैसे सही लग रहा है, तो हियर वी कैन गो विथ नो एरर, ऑल्दो नो एरर वाले क्वेश्चन अगर आपको फील हो रहे हैं कोई एरर नहीं है तो इसको स्किप कर दो। इफ यू आर डैम श्योर कि नहीं नो एरर के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता तो ही लगाओ, एल्स डोंट लूज योर मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट ड्रॉज इंडिया क्लोजर टू एन ऑब्सक्योर एंड इंडिफरेंट पिक्चर आर द डैश ट्राइब्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बट पैसेज में है तो क्लोजेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। व्हाट ड्रॉज इंडिया क्लोजर टू एन ऑब्सक्योर एंड इंडिफरेंट पिक्चर आर द डैश ट्राइब्स। ओके, they own their personal identity far from the dash trend and economic development as Adivasis having, okay, ये आदिवासीज की बात हो रही है, Adivasis having their own language, religion, festival, cuisine, dance and music with such an dash culture, and लगा है vowel sound चाहिए यहाँ पे, है ना, and dash culture, और culture noun है तो we need an adjective here, एक adjective इधर चाहिए। are the dash tribes, यहाँ भी एक adjective ही चाहिए। फ्रॉम द डैश ट्रेंड, मुझे तो यहाँ भी एडजेक्टिव लग रहा है। ओके, उसके बाद एंड हॉस्पिटैलिटी, दे आल्सो सिग्निफिकेंटली होल्ड अ कॉन्ट्रास्टिंग पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी। द लाइवली डैश ऑफ, ये नाउन लेगा, द लाइवली डैश ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम द रिमोट विलेजेस टक्ड इन द इंडियन हिमालयन रीजन to southernmost tip of India and from the farthest corner of northeast India to the dunes of Rajasthan. So let's see क्या होगा यहाँ पे, indigenous, contemporary, enigmatic और tableau, okay, adjective, 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 noun, original, unique, oppressive, representation, noun, एडजेक्टिव, ये भी वही है, एडजेक्टिव 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 नाउन एडजेक्टिव, सब वही है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जज नहीं हो सकता। नाउ लेट्स गो अहेड विद द एक्चुअल वर्ड फिटिंग पार्ट। व्हाट ड्रॉज इंडिया क्लोजर टू एन ऑब्सक्योर एंड इंडिफरेंट पिक्चर आर द डैश ट्राइब्स। इंडिजिनस मतलब नेटिव ट्राइब्स, हो सकता है नेटिव वहां के रहने वाले आदिवासियों की बात हुई है, ओरिजिनल ट्राइब्स नहीं, ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज, ये प्रोडक्ट के लिए लगता है, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए, पर्संस के लिए नहीं। इमाइग्रेंट ट्राइब्स, आदिवासी इमाइग्रेंट नहीं, वहीं के रहने वाले हैं, तो नेटिव होगा, तो बात ही खत्म होगी मुझे तो लगता है यहाँ से, है ना। उसके अलावा फ्रॉम द दे, ओके, दे ओन देयर पर्सनल आइडेंटिटी फार फ्रॉम द डैश ट्रेंड एंड, ओके, फ्रॉम द प्रेजेंट वाले डे के हिसाब से कंटेम्प्रेरी परफेक्टली फिट हो रहा है, यूनिक ट्रेंड नहीं, मॉडर्न ट्रेंड हो सकता है, करंट ट्रेंड ये भी हो सकता है, चलो, बट यूनिक नहीं, ओके। उसके अलावा विद सच एन डैश कल्चर एंड हॉस्पिटैलिटी, एनिग्मेटिक, ओके, हो सकता है एनिग्मेटिक कल्चर, ऑप्रेसिव नहीं, ऑप्रेसिव नहीं हो सकता, ऑप्रेसिव कल्चर नहीं है ये, एनचैंटिंग पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव टाइप का ही आना चाहिए, विद सच एन डैश कल्चर and hospitality, they also significantly hold a contrasting patriarchal and matriarchal society, okay, fine। तो enigmatic हो सकता है, enigma, okay, something that is difficult to understand or interpret, उस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी having their own language ये है, तो फिर वो अलग हो जाता है, इसलिए वैसा हो सकता है। और टेबल्यू, द लाइवली टेबल्यू ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम, मतलब एरिया की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आवर आंसर शुड बी ऑप्शन 1, ओके, दैट इज द करेक्ट चॉइस। आगे पूछा है एजीज का सिनोनिम, एजीज, अंडर द एजीज ऑफ, ऐसा फ्रेज आता है, अंडर द एजीज ऑफ, नाउन होता है ये, नाउन। एग्रावेट एक वर्ब है, कैसे पता है, एटीई लगा है, एटीई वर्ब का काम करता है। ये गोल्डन रूल्स वाला एक मेरा वीडियो है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, उस गोल्डन रूल्स वाले वीडियो के थ्रू आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, ये सब पता कर सकते हो, कैसे देख के पता चल जाएगा कि दिया हुआ वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, जैसे आईएफआई है, ये भी वर्ब है, स्प्रेड होना ये भी वर्ब है,
और प्रोटेक्शन नाउन है एंड वी नीड नाउन बिकॉज अंडर द एजेस ऑफ ऐसा फ्रेज होता है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर द एजेस ऑफ, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग, डेफिनेटली द आंसर। ओके, एंड देन वी हैव व्हाट, अगेन इडियम है ये, splitting hairs is futile and will not resolve our problem। splitting hairs मतलब बाल को या बालों को स्प्लिट करना, अलग करना, ये एक ऐसा टास्क हो जाएगा जो यू कैन से कुछ मतलब जो सेंसलेस हो जाएगा। कुछ ऐसे मैटर्स जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, फिर भी हम उसी में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दैट इज व्हाट स्प्लिटिंग हेयर्स मींस। A superficial investigation will suffice for the problem at hand? No. Making peevish criticism on trivial matters will not lead us anywhere। Perfectly जा रहा है। A difference of opinion is not tolerated in a dictatorship। इसका कोई सेंस नहीं है। Answer should be two, only two. Only conclusion two is correct। That's the correct choice। Okay. Next है go down like a lead balloon। Go down like a lead balloon। ये इडियम क्या है, इसका मतलब होता है मतलब जो बहुत जल्दी फेल हो जाए। ओके, समथिंग दैट फॉल्स वेरी क्विकली। क्योंकि बैलून, बैलून आपको पता ही है ना, बैलून आपको जो है पता ही है कि बैलून किस तरह का होता है। तो अब जो भी बैलून है ना, जो भी बैलून है, अब बैलून में अगर आप लेड भर दोगे तो वो ज्यादा चल ही नहीं पाएगा, वैसे ही फेल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस हो सकता है, टू सरेंडर नो वे, टू गैम्बल एवरीथिंग यू हैव नहीं, put yourself in a tough position in order to support someone nahi, to be received badly by an audience, he was prepared but nervous at the same time, and that is why he went down like a lead balloon, because he was nervous too, he was received badly by an audience। okay, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एंड देन वी हैव एक सेंटेंस फिटिंग वाला काम है, सेंटेंस फिलर, जहां पे आपको एक सेंटेंस दिया है। तो द लास्ट क्वेश्चन, on the other hand we find persons engaged in worst types of corrupt practices living in peace and prosperity। करना क्या, एक सेंटेंस है जो इस पैराग्राफ में मिसिंग है, आपको देखना है पैराग्राफ और फिर पता करना है ये कहां पे फिट होगा। We often come across situations and incidents which appear quite contradictory to the known laws of nature, creating doubts about the impartiality of divine justice। On the other hand, नहीं, on the other hand के लिए पहले फर्स्ट साइड में कुछ चाहिए, एक तरफ ये, on the other hand कुछ और, तो यहाँ तो नहीं हो सकता, है ना, यहाँ तो नहीं हो सकता। We often come across situations and incidents which appear quite contradictory to the known laws of nature, creating doubts about the impartiality of divine justice। नहीं। For instance, honest, duty-conscious, morally elevated person is often seen caught in adversities in one form or the other। ओके, कोई जो अच्छा वाला व्यक्ति है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो फंस जाता है किसी चीज में। ऑन द अदर हैंड वी फाइंड पर्सन एंगेज्ड इन वर्स्ट टाइप्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस लिविंग इन पीस एंड प्रोस्पेरिटी। परफेक्ट फिट है यहाँ पे सेकंड वाले में। An idler wins a jackpot or inherits a fortune from unexpected quarters, whereas a hardworking, intelligent person is found suffering endlessly for want of basic necessities। यहाँ भी नहीं आ सकता। और one person achieves great success with little effort, whereas another does not succeed in spite of his best efforts। यहाँ on the other hand भी नहीं आएगा। 100% sure answer should be option 2। तो यहाँ blank 2 will be the one where it will get fit। That's the correct choice। So that brings me to the end of the discussion। आपको समझ में आया होगा कि पेपर का लेवल क्या था। बैंकिंग के एस्पिरेंट हो या एसएससी के एस्पिरेंट हो, आईबी एसीआईओ आपके लिए, दोनों के लिए ही है। अगर आपने दोनों की प्रिपरेशन की है तो समझो यू हैव एन अपर हैंड ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आप हर तरह के पैटर्न से वाकिफ हो। ओके, एंड नेवर माइंड, अगर आप बेसिकली बेसिक चीजें ही काम आनी है, चीजें वही है। इंग्लिश अगर आपने सीख ली तो इम्प्लीमेंटेशन इज द की, वो आपको समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ अपने आप आता है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और मुझे बता सकते हैं आप लोग, अगर आपको ये सेशन पसंद आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, यू मे डेफिनेटली लीव योर कमेंट्स, अपना वैल्यूएबल फीडबैक नीचे जरूर दे, सो दैट आई कैन डेफिनेटली डिसाइड कि यहाँ पे कुछ और सेशंस इसके लिए अगर रिक्वायर्ड है तो वो प्लान करने हैं या नहीं, वो आप ही लोग बता सकते हैं। ओके, सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक रिगार्डिंग द सेशन जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन आवर न्यू वीडियोस। तो बाकी मेरे टेलीग्राम में भी आप कनेक्ट हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग दिस क्यूआर डिवाइस, क्यूआर कोड, या फिर मेरे टेलीग्राम को डायरेक्टली इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर नाम से सर्च करेंगे, या सॉरी आदित्य सर इंग्लिश नाम से सर्च करेंगे, यू विल
find it. Okay, that's it from my side. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.